नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए भैरव प्रसाद गुप्त जी द्वारा रचित कहानी खुदा, ईसा की औलाद और जानवर। भैरव प्रसाद जी के उपन्यास और कहानियाँ आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी। लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर के चेक कर सकती हैं। तो शुरू करते हैं कहानी खुदा, ईसा की औलाद और जानवर। लेखक भैरव प्रसाद गुप्त। जब से बड़े भैया दरोगा हुए थे, माँ की तो हर चिंता दूर हो गई थी, जैसे उसे हर मुश्किल की कुंजी मिल गई हो। माँ की इज्जत पास पड़ोस टोले मोहल्ले में बहुत बढ़ गई थी। इस जमाने में किस घर में मुश्किलें नहीं है, और जब एक कुंजी है तो उसका इस्तेमाल क्यों न किया जाए। जब भी कोई बात आ पड़ती, माँ कहती, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, बड़े भैया तो हैं, चुटकी बजाते कर देगा। और वह अपनी चुटकी बजाकर बड़े भैया को इस तरह पुकारती जैसे परियों की कहानी में देव का आह्वान किया जाता है। छोटे भैया हार थक कर स्टेशन से लौटा और माँ से बोला, अम्मा सीट तो नहीं मिली, और ऐसे बैठा जैसे जंग हार कर आया हो। अरे तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, बड़े भैया तो हैं। अम्मा, बीच ही में माँ की बात काटकर छोटे भैया बच्चों की तरह ठुनक कर बोला, 3 दिन से तो बड़े भैया से कह रहा हूँ, लेकिन उन्हें फुर्सत ही नहीं मिली। आखिर आज खुद चला गया। अम्मा, अब एक भी सीट खाली नहीं है, बड़े भैया क्या कर सकते हैं, इनके भरोसे रहकर ही तो। तू तो हर बात में यूं ही हाथ पांव फुला लेता है, माँ ने कहा। अरे बड़े भैया क्या नहीं कर सकता, तू अपना सामान ठीक कर, 10 बजे तक मंत्री जी को छोड़कर वह हवाई अड्डे से लौट आएगा। और वैसे भी तेरी गाड़ी तो 4 बजे है ना। नहीं माँ, तुझे नहीं मालूम, अब कुछ नहीं हो सकता। छोटे भैया वैसे ही परेशानी से बोला, अब कस कस आकर जाना पड़ेगा, जान निकल जाएगी। रात का मामला है, 14 घंटे की यात्रा है, मैं पहले ही कहता था, लेकिन तू मानी नहीं। बड़े भैया है, बड़े भैया है। अरे बड़े भैया क्या अब सीट पैदा कर देंगे। हाँ रे, कौन सा मुश्किल काम है उसके लिए, माँ ने उसी दृढ़ विश्वास के साथ कहा। एक नहीं, वह 100 सीटें पैदा कर सकता है। तू उसे समझता क्या है, दरोगा है कि कोई छट्टा थोड़ी ना है। तू तो उससे बेकार जलता रहता है। छोटे भैया भुनभुनाता हुआ अपने कमरे में चला गया। वह बड़े भैया से जरूर जलता था, लेकिन इसका कारण भी था। वह विश्वविद्यालय में अध्यापक था और उसकी रचनाएं बराबर पत्र पत्रिकाओं में छपती रहती थी। बाहर उसका काफ़ी मान था, लेकिन घर में या पास पड़ोस में बड़े भैया के सामने उसे कोई ना पूछता था। इससे एक हीन भावना उसमें घर कर गई थी। वह अक्सर चिड़चिड़ाकर झगड़ पड़ता था। संसार के व्यवहारिक पक्ष की समझ उसे बहुत कम थी। वह तो बस इसी मद में फूला रहता था कि वह प्रोफेसर है, लेखक है और बड़े भैया एक दरोगा है। उसे दिल्ली एक इंटरव्यू में जाना था। गाड़ी की भीड़ भाड़ से उसे बड़ी घबराहट होती थी। वह अपनी सीट रिजर्व करवाने जाने लगा तो माँ ने कहा था, तू काहे को तकलीफ उठा रहा है, बड़े भैया है ना, वह करा देगा। बड़े भैया करा देगा, इसमें उसे कोई भी संदेह न था। लेकिन इसी बीच एक मंत्री आ गए और बड़े भैया को खाने पीने की भी फुर्सत ना रही। रात दिन वर्दी चढ़ी रहती। 3 दिन का उनका दौरा था और आज छोटे भैया को दिल्ली के लिए रवाना होना था। माँ और छोटे भैया इंतजार कर ही रहे थे कि बड़े भैया जल्दी जल्दी में आया और खड़े खड़े ही बोला, मौसम खराब होने से हवाई जहाज नहीं उड़ा, अब मंत्री जी दिल्ली एक्सप्रेस से जाएंगे। मेरी ड्यूटी, माँ बोली, आज छोटे भैया को भी दिल्ली जाना है, इसका वहाँ इंटरव्यू है, इसकी सीट। अरे हो जाएगा हो जाएगा, छोटे भैया का कंधा थपथपाते हुए बड़े भैया ने कहा। यार तो इतनी जल्दी घबरा क्यों जाता है, हैं? मुझे भी दिल्ली एक्सप्रेस से ही तो जाना है, स्टेशन पर आज है ना, मैं वहीं मिलूंगा, तुझे सीट मिलेगी, तो कोई फिक्र ना कर। हो सकता है तेरे पहुंचने के पहले ही मैं तेरे लिए सीट रिजर्व करा दूं, तू टिकट मत खरीदना। और वह जैसे आया था वैसे ही चल पड़ा। सड़क पर उसकी वैन खड़ी थी। छोटे भैया की समझ में ना आ रहा था कि उसे सीट कैसे मिलेगी जब कोई सीट खाली है ही नहीं। इसलिए बड़े भैया के आश्वासन के बावजूद उसकी परेशानी कम ना हुई, लेकिन अब कोई चारा ना था। यही गाड़ी रह गई थी जिससे समय पर वह दिल्ली पहुंच सकता था। जनता एक्सप्रेस का तो कोई ठिकाना नहीं। यूं भी वह दिल्ली 9:30 बजे पहुंचती है, उससे उससे जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। 10 बजे उसे इंटरव्यू में सम्मिलित होना था। 3:45 बजे गाड़ी थी। वह 3 बजे ही स्टेशन पहुंच गया। एक बार
और वह सीट के लिए पूछताछ कराया। मालूम हुआ कि अब गाड़ी आने पर ही स्थिति के अनुकूल कुछ हो सकता है और कुछ संभव नहीं। स्टेशन का आज रंग ही बदल गया था। आज सब कुछ चमक दमक रहा था। कर्मचारी चारों ओर भागते दौड़ते नजर आ रहे थे और वह परेशान बार बार फाटक की ओर देखता कि अब भैया आए, अब भैया आए। 3:30 बज गए। प्लेटफॉर्म मुसाफिरों से खचाखच भर गया, लेकिन बड़े भैया का अभी तक कहीं पता न था। छोटे भैया के दिल की रफ्तार बढ़ गई। कहीं मंत्री जी के साथ ऐन गाड़ी छूटने ही के वक्त वे आए तो। और फिर अचानक एक बात उसके दिमाग में कौंध गई। मंत्री के लिए स्पेशल बोगी लगेगी। बड़े भैया उसके लिए भी क्या एक जगह उस बोगी में नहीं दिला सकते? और छोटे भैया पर जैसे राहत का छींटा पड़ गया। बड़े भैया क्या नहीं कर सकता, माँ कहती है, और शायद माँ ठीक ही कहती हो। सच ही, अगर ऐसा हो जाए तब तो। और उसके एक बार अपने खद्दर के कुर्ते पजामे की ओर देखा और उसे लगा कि जैसे कोई अनहोनी बात तो नहीं है। सिग्नल हो गया था, गाड़ी अब आने ही वाली थी। मुसाफिर खड़े हो गए। कुली सामान सिर पर रख रहे थे, लेकिन अभी बड़े भैया का कहीं पता न था। और अचानक उसे संदेह उठा कि कहीं मंत्री ने उसे इस गाड़ी से जाना मुलतवी तो नहीं कर लिया। उसने लपक कर एक कर्मचारी से पूछा, क्यों साहब, इस बार गाड़ी के साथ तो कोई मंत्री जाने वाले हैं? कर्मचारी ने संदेह की दृष्टि की उसकी ओर देखा, फिर जैसे उसके खद्दर के कपड़े देखकर आश्वस्त होकर बोला, हाँ खबर तो है। अभी तक तो वे आए नहीं। वक्त पर आएंगे भाई, उनके लिए अलग बोगी लगेगी, गाड़ी डिटेन होगी। आपको उनसे मिलना है क्या? छोटे भैया अचकचा गया, फिर बोला, नहीं कोई खास बात तो नहीं है, यूं ही पूछ रहा था। इतने में गाड़ी धड़धड़ाती हुई पहुंच गई और छोटे भैया का दिल इस तरह धड़क उठा कि वह उसकी आवाज़ गाड़ी की आवाज़ के ऊपर ही भी सुन सकता था। वह अपने सामान की ओर भागा। कुली बोला, किस दर्जे में चढ़ेंगे आप? डब्बों के दरवाजों पर धमक पेल मच गई थी। वह दृश्य देखते हुए छोटे भैया बोला, मुझे एक आदमी का इंतजार है, जरा रुको। रुकने से मेरा काम कैसे चलेगा? यह गाड़ी भी तो मुझे देखनी है। मेरे पैसे आप दे दीजिए। जाओ गाड़ी देख लो, मैं यहीं हूँ। कुली कुड़बुड़ाता हुआ चला गया और तभी फाटक पर एक शोर सुनाई दिया। छोटे भैया ने देखा, एक ठिगना सा आदमी फूल मालाओं से लदा हुआ, मेंढक की तरह फूला हुआ चेहरा लिए फाटक पर पार कर रहा है। उसके पीछे अनगिनत गांधी टोपियां कागज की किश्तियों की तरह तैरती हुई दिखाई दे रही थी। वह समझ गया कि यही मंत्री हैं, लेकिन उसे तो बड़े भैया की तलाश थी। वह उचक उचक कर भीड़ के पीछे देखने लगा। आखिर वह जुलूस जब पूरब तरफ गाड़ी के पिछले सिरे तक पहुंच गया तो पीछे पीछे लाल पगड़ियां दिखाई दी और उसकी नज़र बड़े भैया पर पड़नी थी कि उसके मुंह से पुकार निकल गई, बड़े भैया। बड़े भैया को स्वयं इस प्रकार की आशंका थी। सुनकर वह एक क्षण को गंभीर हो गया, लेकिन फिर ख्याल आया कि उसके अफसरों में उसे इस नाम से जानने वाला कोई नहीं है। वह आश्वस्त हुआ और यूं ही छोटे भैया की तरफ हाथ उठाकर संकेत भी कर दिया, रुको। लेकिन छोटे भैया के लिए अब रुकना तो असंभव हो उठा। उसके पाँव के नीचे की जमीन जैसे जलने लगी। वह पाँव उठाता और फिर रख देता। उसकी नज़र जुलूस के पीछे लाल पगड़ियों पर भी थी। दूर से बड़े भैया को पहचानना भी कठिन था। कुली ने आकर कहा, अब तो गाड़ी छूटेगी, आपको चढ़ना है कि नहीं? चढ़ना है भाई, जरा रुको। मंत्री की बोगी लग गई है क्या? लाल पगड़ियों की ओर देखते हुए छोटे भैया ने कहा। गार्ड ने सीटी दी। अरे भैया, आप मेरा पैसा दो। आप जैसा मुसाफिर, उठाओ सामान, वे आ रहे हैं, चंचल होकर छोटे भैया ने कहा। बड़े भैया लपकता हुआ आ रहा था। गार्ड की दूसरी सीटी की आवाज़ सुनाई दी। बड़े भैया ने आकर जल्दी में कहा, भाई माफ़ करना, मंत्री का मामला था। अरे कुली, चढ़ा सामान इस डब्बे में। सामने के तीसरे दर्जे के डिब्बे के सामने बढ़ते हुए बड़े भैया बोला। छोटे भैया दांत पीस कर बोला, लेकिन टिकट? मैं गार्ड से बोल देता हूँ, तुम चढ़ो, अब समय बिल्कुल नहीं है। क्या बताऊँ कि मुझे खुद बहुत अफसोस है। डब्बा दरवाजे तक खचाखच भरा हुआ था। बड़े भैया ने लपक कर दरवाज़ा खोला और चढ़कर कुली से सामान ले अंदर के मुसाफिरों से मुखातिब होकर बोला, भाइयों, छोटे भैया का यह बिस्तर और सूटकेस है, जरा आप लोग कहीं रख दें। अरे ये छोटे भैया कौन है, आप देखते हैं? किसी ने कहा। आइए छोटे भैया आइए, बड़े भैया ने पुकार कर कहा। ये लोग जानना चाहते हैं कि छोटे भैया कौन है। और छोटे भैया भूनता हुआ आगे बढ़ा और उसने पाँवदान पर पैर रखा। बड़े भैया अंदर बोल रहा था, बड़े भैया स्पेशल बोगी में जा रहे हैं और छोटे भैया आप लोगों के साथ सफ़र करेंगे।
आइए छोटे भैया आइए। छोटे भैया का दिल जल रहा था। उसने गाड़ी में पाँव रखा। बड़े भैया उसके लिए जगह देते हुए बोला, बड़े भैया चाहे जितने बदल गए हों, छोटे भैया आज भी वही हैं। आज भी ये तीसरे दर्जे में ही जनता के साथ। लोगों ने उचक उचक कर देखना शुरू कर दिया और एक झुंझुनाहट डब्बे में गूंज उठी। अरे अरे, ये मंत्री जी के छोटे भाई हैं क्या? गार्ड की तीसरी सीटी भी बज उठी। अच्छा भाइयों, बड़े भैया ने एक सेवक के अंदाज से कहा, तो गाड़ी अब छूटने वाली है। मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। अब छोटे भैया आप पर ही हैं। इन्हें चाहे आप तकलीफ दें या आराम, ये अपने मुंह से तो कुछ कहेंगे नहीं। ऐसे ही नेता हैं, वरना क्या ये बड़े भैया के साथ। गाड़ी का भोपू गरज उठा। बड़े भैया नीचे उतरते हुए छोटे भैया को कोहनी मारने लगे। गाड़ी चल पड़ी तो कई लोगों ने अपनी अपनी जगह से उठते हुए कहा, छोटे भैया आप यहाँ आकर बैठ जाइए। छोटे भैया ने सांस रोककर कांपती हुई नाक का बांसा जबरदस्ती स्थिर कर आंखों का गुस्सा उतारकर लोगों की ओर देखा। सबकी आंखों में से जैसे उसके लिए प्यार और सम्मान, श्रद्धा उमड़ पड़ रहा था। फिर अचानक जाने छोटे भैया के अंदर क्या हुआ, वह सचमुच एक नेता की तरह बलिदानी ढंग से हाथ उठाकर बोल पड़ा, बैठिए बैठिए, आप लोग बैठिए, मेरी चिंता ना कीजिए। अरे कैसे ना करे साहब, एक वृद्ध सज्जन उठकर बोले, इस युग में आप जैसा त्यागी महापुरुष कहाँ दिखाई पड़ता है। आइए, आप आइए, मेरे सिर आंखों पर बैठिए। आप तकलीफ ना करें दादा। छोटे भैया और भी त्याग का सबूत देते हुए बोला, इतने लोगों के खड़े रहते मैं कैसे बैठ जाऊं। आप बुजुर्ग हैं, आपको आराम पहुंचाना हमारा फर्ज है, ना कि। वाह वाह, किसी कोने से किसी की आवाज़ आई। खड़े लोगों की आंखें एक ही साथ छोटे भैया की ओर मुड़ी। वे बुजुर्ग अब भी अपनी जगह पर खड़े हुए सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए। कोई खड़ा हुआ मुसाफिर बोला, वाह वाह, ऐसा होने लगे तो क्या बात है, तब तो किसी को कोई शिकायत ही ना रहे। दुख भी बटा लेने से हल्का हो जाता है, लेकिन हमारे यहाँ तो। उसकी बात उसके पास खड़े एक दूसरे मुसाफिर ने बीच में ही रोक ली। हमारे यहाँ तो एक आदमी स्पेशल बोगी में सफ़र करता है, और कितने हैं कि उन्हें गाड़ी में खड़े होने को भी जगह नहीं मिलती। अब उन स्पेशल बोगी में सफ़र करने वाले महाशय को क्या मालूम कि हम लोग यहाँ वहाँ खड़े खड़े। और क्या, उन्हें तो अपने आराम अय्याश से मतलब है, जनता जाए भाड़ में। बिल्कुल यही बात साहब, बिल्कुल यही। इन्हें अब किसी बात की शर्म हया जो नहीं रही। छोटे भैया बैठ जाते तो उन्हीं वृद्ध सज्जन ने अकिंचन की तरह कहा, अरे आप बैठिए साहब। वृद्ध के पास बैठे हुए एक युवक ने कहा, जिसे वृद्ध के खड़े रहने से असुविधा हो रही थी। छोटे भैया को बैठना होता तो बड़े भैया के साथ स्पेशल बोगी में जा नहीं बैठते। आप खामखा के लिए उन्हें संकट में डाल रहे हैं। आप बैठ जाइए दादा, आप बैठ जाइए, मुझे कोई तकलीफ नहीं। छोटे भैया ने कहा, इतने लोग तो खड़े ही हैं। ऐसे ही लोग तो नेताओं को खराब करते हैं। वही युवक अपने हाथ की किताब बंद करते हुए बोला, सिंहासन पर बैठा देंगे और फिर चाहेंगे कि वे उनकी सेवा करें। आपकी बात भी ठीक ही है एक तरह से। एक और से आवाज़ आई, एक तरह से क्यों साहब? वही युवक गर्दन ऊंची करके बोला, मेरी बात हर तरह से ठीक है। जब ये लोग मंत्री नहीं बने थे तब कैसे रहते थे, और अब? सीधा सवाल तो यह है कि इन्हें मंत्री बनाया किसने? खूब देखकर ही तो मंत्री बनाया जाता है। कौन जानता था? खूब साहब, खूब। वही युवक गर्दन हिलाकर बोला, पहली बार आप नहीं जानते थे, मैंने मान लिया, लेकिन जब जान गए तब कौन सी क्रांति आपने कर दी। यहाँ तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, जाने कितनी बार काट की हांडी आप लोग चूल्हे पर चढ़ाते जाएंगे और ऊपर से कोसते भी जाएंगे कि इसमें खाना क्यों नहीं पक रहा। वाह वाह। भैया आप दूसरी कोई पार्टी ऐसी दिखाई नहीं देती तो जनता क्या करे? दिखाई कैसे देगी साहब? युवक आवेश में आकर बोला, आप बनाए तब तो दिखाई देगी। कौन ठिकाना की दूसरी पार्टी ही? एक और से किसी की आवाज आई। बीच ही में झुंझलाकर वह युवक बोल उठा, अब इसका तो कोई जवाब नहीं साहब। आपकी तरह जो लोग बात करते हैं, सच ही उनका कोई ठिकाना नहीं होता। फिर किसी की कहीं से कोई आवाज़ उठी ही थी कि वही वृद्ध सज्जन मूंछों से मुस्कुराकर बोले, भाई अब आप लोग छोटे भैया को भी कुछ कहने दीजिए। नहीं नहीं, दांत चियारकर बड़ी आजीजी से छोटे भैया बोले, मुझे तो कुछ कहना ही नहीं, आप लोग बातें कीजिए, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। इन बातों का हमारे राष्ट्रीय जीवन में बड़ा महत्व है। जो देश के बारे में कुछ सोचता है वही तो देश के बारे में कुछ बातें कर सकता है, और जो बात करता है वही आगे चलकर कुछ काम करता है। मुझे
तो लोगों की इस तरह बातें करते देख बड़ी खुशी होती है और लगता है कि हमारे देश का भविष्य बड़ा उज्जवल है। जिस देश में आप लोग अपने देश की बातें के बारे में बात नहीं करते, उस देश का भगवान ही मालिक है। आप लोग बात कीजिए। छोटे भैया को आश्चर्य था कि वह कैसे इतने धारा प्रवाह बोल गया। उस युवक को छोड़कर सब लोग उसी की ओर आंखें फैलाकर देख रहे थे। उसे लगा कि वह अपने इस छोटे से व्याख्यान में एक बहुत बड़ी बात कह गया है और उसकी गर्दन थोड़ी तन गई। लेकिन युवक पर जब उसकी नज़र पड़ी तो उसकी गर्दन ढीली हो गई। युवक बिल्कुल बेपरवाह सा किताब पर आंखें झुकाए हुए था। जरा देर कुछ सोचकर छोटे भैया एक प्रौढ़ नेता की तरह बोल उठा। उस युवक की बातें मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई। युवक ने आंख उठाकर छोटे भैया को देखा। हमारे देश का भविष्य इन्हीं के हाथों में है और मुझे इन हाथों पर पक्का विश्वास है। अब युवक के होठों पर शर्मीली मुस्कान की रेखा खिंच गई। उसने अपनी गर्दन झुका ली। यही तो देश को बदलेंगे, यही देश को बेहतर बनाएंगे। युवक जैसे पानी पानी हो अपना सिर खुजलाने लगा। क्या पढ़ रहे हो प्यारे भाई? युवक झट से किताब बंद कर मोड़कर पैंट की जेब में ठूसता हुआ शर्माकर बोला, कुछ नहीं कुछ नहीं। पूरे डब्बे में एक हंसी गूंज उठी। सब लोग हंस रहे थे, लेकिन छोटे भैया के चेहरे पर एक गंभीरता छाई हुई थी और उस युवक की गर्दन और भी झुक गई थी। युवक पर अब सबकी दृष्टि थी और ऐसा लग रहा था कि हर आंख उस पर एक एक घड़ा पानी उड़ेल रही थी। सबसे अधिक प्रसन्न वृद्ध सज्जन थे। छोटे भैया अब एक नीतिज्ञ की तरह मन ही मन मुस्कुराया। उसने इस डब्बे के अपने एकमात्र प्रतिद्वंदी को धूल जो चटा दी थी, लेकिन फिर सहसा वह एक विजेता नेता की तरह उदार होता। बोला, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं। इस उम्र में कौन ऐसी किताबें नहीं पढ़ता। तुम चाहे जो पढ़ो, लेकिन तुम्हारे विचार निश्चय ही उत्कृष्ट हैं और मैं तो तुमसे बहुत ही प्रभावित हुआ हूँ। युवक ने अपनी गर्दन उठाई और खड़े होकर शर्माया। आइए आप मेरी जगह बैठ जाइए। वृद्ध ने गर्दन उठाकर युवक के मुंह की ओर देखा, लेकिन छोटे भैया बोले, नहीं, मैं कह चुका हूं ना कि जब तक एक आदमी भी इस डब्बे में खड़ा रहेगा मैं बैठ ना पाऊंगा। मैंने अपने जीवन के कुछ उसूल बना रखे हैं और उनका जरा सख्ती से पालन करता हूं। अब तो पूरे डब्बे में खलबली मच गई। हर ओर से एक ही आवाज आई, भाई जगह बनाओ, सब लोग बैठ जाएं। छोटे भैया का इस तरह खड़े रहना देखा नहीं जाता। अब तो कुछ लोग खुशी से और कुछ लोग कुनकुनाकर अपने को समेटने और सिकोड़ने लगे। सामानों को इधर उधर खिसकाया जाने लगा और जिसे जहां जगह मिलती चटपट बैठ जाता। फिर भी डब्बे की जगह तो सीमित थी। ऊपर नीचे कसकसाकर बैठने के बावजूद 3 आदमियों की जगह न मिल सकी और छोटे भैया फिर भी खड़ा ही रह गया। लोगों को बेहद अफसोस हुआ, लेकिन इस अफसोस के पीछे एक बड़ी खुशी थी। जो हो, एक ऐसी दिव्य आत्मा के दर्शन तो हुए। छोटे भैया की टांगें खड़ी खड़ी दुखने लगी थी। कमर के इर्द गिर्द लगता था कि जैसे कोई भारी चक्की बांध दी गई हो। फिर भी वह शांत खड़ा रहा और बोला, इतने लोग और बैठ गए, इसकी मुझे प्रसन्नता है। अब आप सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कई बातें उठी, लेकिन आगे न बढ़ सकी। छोटे भैया खड़े रहने के कारण वहाँ का वातावरण ऐसा भारी हो गया था कि अब कोई खुलकर बातों में हिस्सा नहीं ले पा रहा था। हर बात घूम फिरकर छोटे भैया पर ही आ टूटती और लोग चुप हो जाते। छोटे भैया ने एक अजब विवशता में सबको डाल दिया। स्टेशन आते जाते गए, मुसाफिर चढ़ते उतरते गए। वक्त कटता गया। शाम हुई, फिर रात हुई। मध्यम रोशनी में डब्बा अलसाने लगा। लोग पांव पसारने की जुगत करने लगे, लेकिन छोटे भैया अब भी 2 मुसाफिरों के साथ खड़ा था। उसकी हालत खराब हो रही थी, लेकिन आज एक सच्चे व्रती नेता की अडिगता जाने उसमें कहाँ से आ गई। वृद्ध सज्जन ने अपना डब्बा खोलते हुए कहा, छोटे भैया अगर आप बुरा न माने तो हमारे साथ कुछ खा लें। जी नहीं, मैं एक ही वक्त भोजन करता हूँ, क्षमा करें, छोटे भैया बोल गया। आज जैसे उसने सचमुच ही शहीद होने की ठान ली थी। रात गहराई तो स्टेशनों पर भीड़ कम होने लगी। डब्बे ने धीरे धीरे राहत की सांस ली। कई मुसाफिर उतर गए तो उठंगे हुए से वृद्ध सज्जन ने कहा, छोटे भैया अब तो सब लोग आराम से हैं, आकर आप भी लेट जाइए, आज आपको बहुत कष्ट हुआ। और उन्होंने सामने की बर्थ के मुसाफिरों से कहा, भाइयों अब आप लोग इनके लिए भी जगह दें। छोटे भैया बनी जगह पर बैठकर बोले, बस बस और तकलीफ आप लोग ना कीजिए। जब तक आप सबको सोने की जगह नहीं मिल जाएगी मैं सो न पाऊंगा। धन्य है, धन्य है आप छोटे भैया, पांव पसारते हुए वृद्ध सज्जन बोले, काश आप ही की तरह हमारे सब नेता हो जाते।
तब तो हमारा देश स्वर्ग हो जाता। कई लोग बोल उठे। छोटे भैया मन ही मन मुस्कुराया। इतने पर भी वह धन्य ना हो तो। फिर नाके बजने लगी। जो जहाँ जैसे था वहीं पुसर पुसर कर अपनी जगह बना नींद में डूब रहा था। छोटे भैया सबको देख रहा था। वह युवक पीठ टेके बैठे बैठे हाथ पांव फैलाकर सिर पीछे की ओर झुकाए सोया पड़ा था, जैसे कोई मरा हुआ मेंढक उल्टा पड़ा हो। और वृद्ध सज्जन अधलेटे से अपने मुंह पर पंजा रखे ऐसे पड़े थे जैसे रेत पर घड़ियाल। और वह आदमी सांड की तरह फोफो कर रहा था और एक आदमी बिल्कुल बिलगोह की तरह खिड़की के तख्ते से चिपटा हुआ था। एक बुढ़िया बिल्ली की तरह दुबकी हुई थी और उसके पास एक आदमी की जीभ कुत्ते की तरह बाहर निकल आई और उससे लाट टपक रही थी। एक बच्चा बिखरे घोंसले की तरह पड़ी हुई स्त्री की जांग पर पंख समेटे चिड़िया की तरह पड़ा हुआ था। एक आदमी बलखाएं सांप की तरह पड़ा हुआ था और एक आदमी की मूछ बिल्कुल गीदड़ की पूंछ दिखाई पड़ रही थी। एक आदमी का खुला मुंह बाघ की तरह दिखाई पड़ रहा था। सब सो रहे थे और छोटे भैया एक एक सबको देख रहे थे। उसे आश्चर्य हो रहा था कि इन सबको देखकर किसी न किसी जानवर का ही ख्याल क्यों आता है। और उनके प्रोफेसर दिमाग ने इस बात पर बड़ी गहराई से सोचना शुरू कर दिया और सोचते ही सोचते आंखें कब लग गई पता ही न चला। जमुना पुल पर जोर की और घरघराहट हुई, खड़खड़ाहट हुई तो उसकी आंखें खुल गई। वह चौंक गया। उसे लगा उसका शरीर चारों ओर से जकड़ कर बंधा हुआ और पीड़ा से फट रहा है। आंखों के सामने एक धुंधलुका छटा तो उसने देखा उसके अगल बगल के मुसाफिरों की एक एक टांग उसकी गर्दन के को दोनों ओर से जकड़े हुए है और एक एक टांग उसकी दोनों जांघों पर गड़ी हुई है और उसका शरीर दोनों ओर से जैसे शिकंजे में कस गया। मारे शोभ के उसके जी में आया कि एक एक टांग उठाकर लकड़ी की पटरी पर पटक दे, लेकिन उसे अचानक ख्याल आया कि वह तो नेता है। उसके बिछे हुए दांतों में बस एक ही शब्द वह बिल्कुल अस्पष्ट सा निकला, जानवर। और फिर पत्थर हो गया। लोग उठे, देखा कि यह नेता कितना सहनशील है। टक टक सामने देखने लगा। उस समय उसे सामने ईसा का सूली पर चढ़ा हुआ वह चित्र दिखाई दे रहा था। सबसे पहले वृद्ध सज्जन की आंख खुली। राम राम कहते हुए उन्हें चुटकी बजाई और छोटे भैया की याद आ गई। बैठते ही उन्होंने सामने देखा तो चीख पड़े, अरे जानवरों, अपनी टांगे हटाओ, राम राम। ऐसी सांसत की जाती है किसी की? चीख सुनकर और कई लोग उठ गए, लेकिन उन टांगों वालों की नींद साधारण नहीं थी। सबने और सभी ने देखा, अंश अंश करके। आखिर एक साथ दो आदमियों ने बड़ी बेदर्दी से टांगे हटाई। छोटे भैया बुद्ध की तरह बैठा रहा, जैसे उन टांगों से उनका कोई मतलब ही ना हो। वृद्ध सज्जन बोले, इसलिए तो हमारे मंत्री लोग स्पेशल बोगी में सफ़र करते हैं। जाने कब हमें में सलीका आएगा पता नहीं। बीच ही में वह युवक मुस्कुरा उठा तो वृद्ध सज्जन चुप हो गए। युवक बोला, मंत्री मत कहिए, खुदा कहिए, खुदा। ये तो हमारे खुदा हैं। गाड़ी प्लेटफार्म पर आ लगी और अचानक अब जाकर छोटे भैया को अपने टिकट और बड़े भैया का ख्याल